बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, के न्यूज़ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं फेयर टॉक अरशद मलिक के साथ। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन 2021 होने जा रहे हैं। अभी चंद माह बाकी हैं। हर पार्टी मुतहर्रिक है, तोड़ जोड़ जारी हैं। बाज़ हल्कों में इलेक्शन कैंपेन भी जारी है। मौजूदा हुकूमत आज़ाद कश्मीर के में नून लीग की है, जो कि भारी अक्सरियत लेकर आई थी। अभी आगे क्या होने जा रहा है, कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी और बिलखसूस हल्का नकियाल फतेहपुर तकियाला में क्या पोजीशन है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आसफ राठौर साहब। और नकियाल फतेहपुर तकियाला की करंट सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मेंबर प्रेस फाउंडेशन नुमाइंदा कश्मीर एक्सप्रेस इब्रार आलम साहब। पहले इब्रार आलम साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्रार आलम साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र जनाब, आप सब ठीक। इब्रार आलम साहब, इलेक्शन 2021 की आमद है। आप बताएं कि मौजूदा जो करंट सूरत हाल है वो हल्के में क्या जा रही है? हाँ जी, नकियाल फतेहपुर तकियाला हल्का जो है वो आजाद कश्मीर में खासी अहमियत का अमल हल्का है, क्योंकि ये हल्का साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक सदर सरदार खंजर अयाज खान का हवाई हल्का है। तो पूरे आजाद कश्मीर की नजरें इस हल्के पे लगी हुई है। लेकिन जो हुक्मरान जमात है, मेरे बात मुस्लिम लीग नून सरदार फारूक सिकंदर जो वज़ीर माल है, उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज नहीं किया है। पीपल्स पार्टी के जावेद इकबाल बडानी और PTI के सरदार नईम आरजू ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर रखी है। डोर टू डोर वो कैंपेन कर रहे हैं, लोगों की गमी खुशी और दिगर मीटिंग का इनेकाद हो रहा है। लेकिन ताहम जो मुस्लिम लीग नून है, उसके जो सरदार फारूक सिकंदर वज़ीर माल है, उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज नहीं किया है। तो उस वक्त सियासी सूरत कोई वाजिया नहीं है। इब्रार आलम साहब, ये बताएं कि अभी तक उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं की, तो आप क्या समझते हैं कि वो वहां से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाह रहे या उनका कोई दूसरा उम्मीदवार अभी तक सामने नहीं है, तो इसकी क्या वजह है? सूरत जो नजर आ रही है मेरे ख्याल में, उसमें क्रेजी खानदान जो है वो सरदार नईम साहब यहाँ से वजीर भी रहे, मुतअद्दिद बार MLA भी रहे, मेंबर कश्मीर काउंसिल भी रहे, लेकिन उन्होंने भी कोई अपनी खादी मुहिम का आगाज नहीं किया। कहना ये हो रही है कि सरदार फारूक सिकंदर साहब कोठली से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन ये अभी तक कोई सूरत वाजिया नहीं है कि वो कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। तो उनके जो मुखालफिन, जो उनके मद्दे मुकाबल उम्मीदवार है, वो भी इस चीज से परेशान है कि यहाँ से कौन उम्मीदवार किस जमात से आएगा, किस शक्ल में आएगा। इस लिहाज से अभी तक कोई सूरत वाजिया नहीं है। ये तो सलार जमहूरियत सरदार सिकंदर अयाज साहब का भी एक दिन हमने सुना था कि वो कह रहे थे कि कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि आप अपने बेटे को कोटली सिटी से इलेक्शन लड़ाएं। तो मैंने कहा कि वो अपने बाप दादा की सीट क्यों छोड़े। लेकिन दूसरे दिन हमने फारूक सिकंदर साहब की ये कम्युनिटी हॉल में एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि मैं कोटली से इलेक्शन लड़ूंगा। तो अभी तक इनकी कोई फाइनल स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रही? फाइनल अभी तक इन्होंने कोई फैसला नहीं किया जी कि नकियाल से सरदार फारूक सिकंदर साहब नकियाल से इलेक्शन लड़ेंगे या सरदार नईम कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। अभी तक कोई सूरत वाजिया नहीं हुई है। ये आने वाले चंद दिन जो है उसमें गलत हो रही है। तो आपके कहने मुताबिक अभी तक सिर्फ आ रही है, आप के मुताबिक अभी तक सिर्फ पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ही मुतारक है। ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या है, और तहरीक लब्बैक का या किसी और जमात का भी उम्मीदवार है कि जो इलेक्शन कैंपेन जारी किए हुए? जी PTI के दो उम्मीदवार हैं, सरदार नईम आरजू और उसके अलावा एक उम्मीदवार जो नए अभी तक आए आसिफ हनीफ केजवी साहब, वो भी बतौर उम्मीदवार PTI अपनी कैंपेन जारी किए हुए हैं। उसके अलावा मुस्लिम कफ़ के सरदार खंजर अयाज खान भी जो है वो मीटिंग में जा रहे हैं और अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक का भी अभी तक कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया। अलबत्ता तहरीक लब्बैक के जो यहाँ के तर्जमान है, उन्होंने कहा है कि तहरीक लब्बैक भरपूर तरीके से नकियाल से इलेक्शन लड़ेगी। अच्छा इब्रार आलम साहब, ये बताएं कि
5 साला फारूक सिकंदर का जो दौर अभी इख्तिताम पजीर हो रहा है, तो इस हवाले से अवाम की क्या राय है? अवाम इनके जो 5 साला कारकर्दगी है उससे मतमयन है? सरदार फारूक सिकंदर ने इन 5 सालों में तरक्याती काम तो बहुत किए, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है ना वो सरकारी मुलाजमतों के हवाला से लोग के तहफात है, और बाद लोग सरदार फारूक साहब से इस हवाला से भी नाला है कि उन्होंने हल्का में लोगों के करीब बहुत कम वक्त दिया हल्का में उन्होंने, लेकिन तरक्याती कामों पे किसी को कोई शक नहीं है, वो काम उन्होंने करवाया हल्का के अंदर। तो ये तालीमी पैकेज के हवाले से भी लोगों की कुछ तहफ़्ज़ात थे कि वो जो है ना अपने करीबी लोगों को या कुछ ऐसे मखसूस एरियाज में ये तालीमी पैकेज में लोगों को नवाजा गया, तो इस हवाले से भी कुछ शिकायत हैं लोगों की? जी, इस वक्त वाज़ह कोई सूरत नजर नहीं आ रही है कि ना ही तो किसी ने या प्रेस ने कोई एहतियात किया है या किसी हवाले से कोई बात की है। तालीमी पैकेज पे अभी तक इस हवाले से कोई बात नहीं है। जब आपके कहने मुताबिक मतलब फिलहाल जो सिचुएशन जा रही है उसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी कह लें कि वो बेहतरीन तरीके से अपनी कैंपेन कर रही है, और उनके साथ पीटीआई की जो इलेक्शन कैंपेन है वो जारी है? जी, पीपल्स पार्टी और पीटीआई इलेक्शन कैंपेन जारी की हुए है, लेकिन सूरत हाल हल्के में चूंकि अभी इलेक्शन को जो है ना 6 से 7 माह बाकी है, अभी नए इताद हुआ है, पार्टियां चेंज हुई है, बहुत सारे मामलात है, जिसकी वजह से उन्होंने जो स्प्लिट पहले तेज की इलेक्शन कैंपेन की चंद 2-2.5 माह पहले इन 2 जलसे किए, यहाँ पीटीआई के 2 जलसे हुए, पीपल्स पार्टी का 1 जलसा हुआ है, उससे लग रहा था कि इलेक्शन बहुत करीब है, लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने कोई वाज़ेह हल्का के अंदर कोई अपनी कैंपेन का आगाज ना किया, जिसकी वजह से ये दोनों पार्टियां इस सोच पे पड़ गई है कि अब आगे क्या होने वाला है, इस बारे में किसी को कोई पता नहीं अभी तक। अच्छा, बहुत शुक्रिया इब्रार आलम साहब, आपने के न्यूज़ के लिए हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने इब्रार आलम साहब का भी बात सुनी कि मौजूदा जो सूरत हाल जो हल्का नक्याल फतेहपुर थक्याला की है उससे वो आगाह कर रहे थे। इस पर मज़ीद तबसरा करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे आसफ राठौर साहब, उनसे इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आपने मौजूदा सूरत हाल फतेहपुर थक्याला की जो वहाँ पे अभी जो सूरत हाल इलेक्शन के हवाले से है उस पर हम बात कर रहे थे कि हमारे साफ़ी दोस्त इब्रार आलम साहब से इस पर मज़ीद तबसरा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आसफ राठौर साहब, इनसे बात करते हैं। जी आसफ भाई, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट किया। आसफ भाई, आपने उनकी बात सुनी, अभी आप उस पर क्या कहते कि मौजूदा जो सूरत हाल है हल्का नक्याल फतेहपुर थक्याला की, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, देखें, एक पहली बात तो ये, जैसे इब्रार साहब ने बात की पीपल्स पार्टी और नून लीग और उसके बाद पीटीआई की, तो हमें 2 चीज़ें लेके सबसे पहले कोई भी तबसरा करने के लिए पूरे आज़ाद कश्मीर की सियासत पे ये इस चीज़ को साथ लेके चलना चाहिए कि वहाँ किसी भी सियासी जमात का कोई रोल नहीं है। सियासी जमातें सिर्फ वहाँ पे इसलिए एक प्लेटफार्म है कि वहाँ उनको टिकट मिल जाता है और उनकी जमात जो है ना वो हुकूमत बना लेती है। बाकी अगर सियासत देखी जाए तो वो है बरादरियों की सियासत। उस वाले से अगर ये जहन में हम रख के चलें तो इस वक्त नक्याल के अंदर जो है सबसे बड़ी बरादरी जिसका वोट है वह गुजर बरादरी, जो चौधरी बरादरी है, जिनका तलक जावेद बडानवी साहब का पीपल्स पार्टी से है, उनका बड़ा वोट बैंक है, जो 30,000 से भी ज़ायद वोट बैंक है वहाँ पे। दूसरे नंबर पे जो वहाँ पे बरादरी आती है वह मलक बरादरी, तो उनका वोट भी अच्छा खासा है, 24,000 से ज़ायद वोट उनका बताया जाता है। फिर तीसरे नंबर पे जो बरादरी आती है वो थक्याल बरादरी है, उनका वोट भी 15,000 से ज़ायद है। अब अगर इन तीनों चारों बरादरियों को साथ लेके चलें और चौथे नंबर पे आप जाएं तो सरदार फैमिली जो है, करेलवी ख़ानदान जिसे हम कहते हैं, जो एक अरसा दराज से पिछले 40 सालों से इक़्तिदार के अंदर भी हैं और उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी तरीके से भी सियासत के अंदर, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के अंदर कोई ना कोई किरदार ज़रूर रहता है। आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर की सियासत का आखिरी पता होता है वो सरदार सिकंदर याद खान साहब के पास ही होता है।
तो इस बात को भी अगर लेके चलें तो इस वक्त जो सूरत हाल वहाँ पे देखी जा रही है, जैसे इब्रार साहब ने भी बताया कि बाकी सारी सियासी जमातें, बल्कि मैं तो कहूँगा कि बरादरियाँ, उन्होंने अपनी अगर वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन शुरू किया, लेकिन फारूक सिकंदर साहब ने अभी तक अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं की। तो उसकी एक दो वजूहत भी हैं। एक तो वजह ये है, एक तो नक्याल के 2 हल्के हो गए, तो अब उस सूरत हाल में नईम साहब भी जो हैं, उनके चचा जो हैं नईम सरदार नईम साहब, वो भी इलेक्शन के ख्वाहिशमंद हैं, वो नक्याल से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और सरदार फारूक सिकंदर साहब, जैसे आपने भी कहा और इब्रार साहब ने भी, कि वो कोटली सिटी से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लेकिन इनको 2 नुकसान ज़रूर होंगे। एक तो सरदार फारूक सिकंदर साहब ने जो है इस वक्त तक अपना हल्के को वक्त दिया, वहाँ पे वजीर डेवलपमेंट के जो उन्होंने काम करवाए वहाँ पे, वो जो उनका वोट बैंक था वो शायद बिखरेगा, वो इनके आधे वोटर जो नईम साहब के साथ नहीं जाएंगे। तो इस वजह से मेरे ख्याल से सरदार फारूक सिकंदर साहब अभी तक चुप हैं, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं की। और जो ताकतें आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमतें बनवाती हैं, उनको आप भी जानते हैं, बाकी जो हमारे नाजरीन हैं वो भी जानते हैं, उनके साथ सरदार सिकंदर याद साहब का जो है वो बातचीत हो चुकी है मेरी शनीद के मुताबिक, जहाँ तक मेरे ज़राए बताते हैं कि कोटली वाली सीट भी और नक्याल वाली सीट भी उनको मिलेगी। लेकिन नक्याल वाली सीट पे फिर भी थोड़े से मसाइल इनको अभी तक इसलिए हैं कि वहाँ पे गुजर बरादरी का जो वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा है, वो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है। और उनके साथ जो मलक मीर ज़मान साहब मरहूम जो हैं, उनका भी अच्छा खासा वोट बैंक है, ज़रा उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ बहुत वक्त गुजारा। और वो वोट बैंक जो मलक मीर ज़मान साहब का वोट बैंक है, वो पीपल्स पार्टी का नज़रियाती वोट बैंक है, वो लाजमी जावेद बड़ानवी साहब को जाएगा। अब सरदार सिकंदर याद साहब ये भी चाहते हैं कि जो नए PTI में शामिल हुए हैं आसिफ हनीफ केलवी साहब, तो सिकंदर याद साहब की ये ख्वाहिश है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब से मिल के ये टिकट जो है PTI का वो आसिफ हनीफ केलवी साहब को दिलवाया जाए, ताकि गुज्जर बरादरी का जो वोट है वो डिवाइड हो। और दूसरी तरफ जो PTI के नईम आरजू साहब हैं, वो भी टिकट के उम्मीदवार हैं, वो चूँकि थक्याल बरादरी से तलक रखते हैं। अब अगर टिकट जो है वो नईम आरजू साहब को ना मिला और आसिफ हनीफ केलवी साहब को दिया, तो लाजमी बात है आसिफ हनीफ साहब केलवी साहब जो है वो भी गुजर बरादरी का वोट तोड़ के लाएंगे, वो पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा। और दूसरा जो नुकसान होगा वो थक्याल बरादरी का जो वोट बैंक है PTI का, वो भी डिवाइड हो जाएगा। वो वोट बैंक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भी हो सकता है, वो वोट बैंक पीपल्स पार्टी का भी हो सकता है। और नईम आरजू साहब मेरे ख्याल से अगर इलेक्शन हुआ और उनको टिकट ना मिला तो वो आज़ाद उम्मीदवार, बतौर आज़ाद उम्मीदवार। आसिफ राठौर साहब ये बताएं कि अभी 5 साल सरदार फारूक सिकंदर साहब ने हल्के में गुजारे, अभी वो अगर सिटी से भी इलेक्शन लड़े हैं या अपने हल्के से अगर वहाँ से सरदार नईम खान साहब इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो लोगों का जो वोट बैंक, उनका जो वोट है वो करेलवी ख़ानदान का वोट है, वो कि फारूक सिकंदर का वोट नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि उस पर तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उनका वोट बैंक तो करेलवी ख़ानदान के नाम से है? नहीं, आप देखें करेलवी ख़ानदान का वोट बैंक ही 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक सिकंदर याद साहब का जो बेटे हैं फारूक सिकंदर साहब, उनका, और दूसरा वोट बैंक जो है सरदार नईम साहब का वोट बैंक है। आप अगर नक्याल में आज भी जाए ना, तो उसमें जब लोकल जो सियासत होती है, लोकल गांव की सतह पे, यूनियन कौंसिल की सतह पे, वहाँ भी उनकी जो बरादरी है और उनके जो वोटर हैं, उनके भी 2-2 धड़े हैं, एक नईम साहब का धड़ा है और एक फारूक सिकंदर साहब का धड़ा है। लेकिन बहरहाल ये है कि जब इलेक्शन करीब आएगा तो अगर सरदार फारूक सिकंदर साहब कोटली से इलेक्शन लड़ते हैं, तो यहाँ से नईम साहब इलेक्शन लड़ते हैं, तो कुछ ना कुछ वोट बैंक जरूर इनका नहीं। इस तरह की ग्रुपिंग तो हर बरादरी में और हर पार्टी में होती है, लेकिन ये इलेक्शन में वहाँ पे ये पहले भी 1-2 बार ऐसे हुआ, लेकिन वो इलेक्शन के दौरान पे करेलवी खानदान का वोट बैंक जो है वो एक जगह पे हो जाता रहा। नहीं, ठीक है, वो पुराना दौर था, उस दौर में लोगों को जो है ना इतनी कोई ऐसे ज़राए नहीं होते थे जिनसे उन तक खबर पहुंचे। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज लोग जो है ना वो मफादात की सियासत देखते हैं। आज कोई ये नहीं देखता कि कौन सी पार्टी आ रही है और कौन सी नहीं आ रही है, आगे कौन सी पार्टी अब हुकूमत बना रही है उसके लिए भी लोग सोचते हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी अगर हम उस बुनियाद पे बात करें तो बरादरियों की जो सियासत है आज़ाद कश्मीर के अंदर, इसमें आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बरादरी सतह पे जो जाते हैं लोग, उन पर डिवीजन बेशक हो, लेकिन बाद में ये लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का टिकट सरदार खिजर अयाद खान साहब को नहीं मिलता या वो अलील भी हैं, तो उसके बाद अगर मलिक करामत साहब हैं या कोई और उम्मीदवार सामने आता है, या सपोज अगर मलिक बरादरी का ही कोई उम्मीदवार आता है, तो उसका जो वोट डिवाइड होगा उसका आप क्या समझते हैं कि वो किसको फायदा मिल सकता है?
ये मैं नहीं समझता कि ये मलक बरादरी का जो वोट बैंक है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का, स्पेशली जिसे आप कह लें खिजर याद साहब का, खिजर याद साहब क्योंकि अलील है लेकिन टिकट उनको मेरे ख्याल से मिल जाएगा। लेकिन अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीटीआई का जब आपस में हिलाक हुआ तो फिर उस पोजीशन में क्या करेंगे वो तो डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पे विनिंग कैंडिडेट ना कहें उनको, लेकिन बहरहाल ज़्यादा वोट रखने वाले जो हैं वो खिजर याद साहब हैं। और नहीं, अगर इनका इत्तेहाद हो जाता है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का और पीटीआई का, तो वहाँ पे जो अगर एक ही उम्मीदवार होता है तो वो तो फिर विनिंग पोजीशन में हो सकता है ना। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। खिजर याद साहब जो हैं इनका आपको याद होगा जब ये सरदार सिकंदर याद साहब के मुकाबले में पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़े थे तो इन्होंने मेरे ख्याल से 15 या 18 हज़ार से ज्यादा वोट लिए थे उसने। उनका एक अच्छा वोट बैंक है वहाँ पे। तो डेफिनेटली जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस टिकट देगी या सीट टू सीट एडजस्टमेंट करेगी तो वो उसी बंदे के लिए सीट टू सीट एडजस्टमेंट होगी कि जिसका वोट बैंक ज्यादा होगा। तो इस तनाजर में अगर देखें तो इस टाइम जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीटीआई का अगर जो सीट टू सीट एडजस्टमेंट होगी तो वो टिकट जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का टिकट खिजर रफीक साहब के, खिजर याद साहब के सॉरी रहेगा और वो सीट टू सीट एडजस्टमेंट यहाँ पे हो सकती है। लेकिन अगर उनका आपस में इलेक्शन में इत्तेहाद ना हुआ तो ये 3 कैंडिडेट जो इस टाइम है, एक खिजर रफीक साहब, खिजर हयात साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से और पीटीआई से आसफ हनीफ कैलवी साहब और पीटीआई से ही नईम आरजू साहब, ये दोनों जो है ना टिकट के उम्मीदवार हैं, नईम आरजू साहब और कैलवी साहब। और नईम आरजू साहब इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार लड़ेंगे और कैलवी साहब को डेफिनेटली टिकट मिलेगा क्योंकि सिकंदर याद साहब भी यही चाहते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि अगर उनको टिकट ना मिले खिजर हयात साहब को तो वो वोट बैंक किधर जाएगा, तो ये बात आप ज़ाहिर है खुद नक्यार की सियासत जो हल्के की है उससे वाकफ़ हैं। ये कभी भी वोट जो है वो पीपल्स पार्टी को नहीं देंगे। ये सारा वोट तकरीबन 40% वोट जो है वो अगर फारूक सिकंदर साहब लड़ रहे हैं उनको जाएगा या फिर सरदार नईम साहब वहाँ से लड़ेंगे तो उनको जाएगा। अच्छा राठौर साहब, अगर ओवरऑल आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो अभी तक तहरीक इंसाफ में कोई बड़ी शख्सियत शामिल नहीं हुई, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ बहुत जल्द जो है पीटीआई में बड़ी शख्सियात शामिल हो रही हैं, तो क्या देखते हैं कि आइंदा जो क्या सेटअप बनता जा रहा है? देखें, ये बड़ी एक हमेशा से आप देखें रवायत चली आ रही है कि पाकिस्तान में वफाक में जिसकी हुकूमत होती है वही आज़ाद कश्मीर के अंदर भी हुकूमत बनाता है। जलसे बड़े बड़े पीपल्स पार्टी ने भी गिलगित बल्तिस्तान में किए, मुस्लिम लीग नून ने भी किए, लेकिन हुकूमत वहाँ पे भी पीटीआई की ही बनी है। तो डेफिनेटली जो सेटअप बनेगा वो पीटीआई का ही बनेगा आगे। यही गो के अभी तक किसी बड़ी शख्सियत ने वहाँ पे एंट्री नहीं किया, लेकिन अगले दिनों में, अगले कुछ माह में इलेक्शन के करीब करीब आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं विनिंग कैंडिडेट जिनको मैं जानता हूँ, जिनकी मुलाकातें हो चुकी हैं, वो पीटीआई में ज़रूर जाएंगे और पीटीआई का हिस्सा बनेंगे वो लोग। तो काफ़ी हालात जो है वो पीटीआई के लिए इस वक्त बेहतर जा रहे हैं अंदर ही। मतलब इसका अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से इत्तेहाद हो गया तो वो अच्छी पोजीशन में, गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ सकती है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद से गवर्नमेंट का कोई तलक नहीं है उनका, क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 2 या 3 सीटें, एक मलक नवाज साहब अली वो सीट भी डिवाइड हो चुकी है, आपको पता है, वो भी हल्काबंदी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे हल्काबंदी की वजह से। दूसरी सीट जो है वो उनकी अपनी है सरदार अतीक अहमद खान साहब की। तो 2 सीटें या 3 सीटें लेके मेरे ख्याल से वो कोई इत्तेहाद, इतना बड़ा इत्तेहाद नहीं है। बहरहाल ये है कि मुस्लिम लीग नून से जो विनिंग कैंडिडेट हैं उनके पीटीआई में जाने से काफ़ी सारे हालात बदल सकते हैं। और पीपीपी से भी बहुत सारे, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर से भी काफी सारे कैंडिडेट जो हैं, मतलब आपके कहने मुताबिक के अंदर सेटअप जो है वो पीटीआई का ही होगा, पीटीआई का सेटअप होगा क्योंकि सरदार तनवीर इलियास साहब को टास्क दे दिया गया है और वो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ना उन लोगों के पास घूम रहे हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब भी इस खतरे में हैं कि कहीं उनकी वजारत उज़्मा ना चली जाए। बहरहाल ये काफ़ी आगे की बात है। उन्होंने आर्मी चीफ के साथ भी मुलाकात की। जो ओवरऑल आज इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी सूरत हाल नज़र आ रही है तो उसमें पीटीआई में जान पड़ती हुई नज़र आ रही है उसमें। बहुत शुक्रिया आसिफ राठौर साहब। ये नाजरीन, आपने हल्का नक्याल फतेहपुर थक्याला की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी हमने बात किया हमारे साफ़ी दोस्त इब्रार आलम साहब से, और मज़ीद उस पर तबसरा आसिफ राठौर साहब ने किया जो आपने मुलाजा फरमाया। एक नए प्रोग्राम के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ताज़ा तरीन सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।